हाँ तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरे भाई, आप लोग देख पा रहे होंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि क्या है आपका अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो हमें एफ बराबर मेरे भाई आर बाई टू सिद्ध करके दिखाना है। आपको याद होनी चाहिए कि ये पूछा गया प्रश्न है, आपको हाल ही में पूछा गया प्रश्न है 2024 में, मतलब 2024 के पेपर में आपको सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उन्हीं का हम लोग क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंतिम तक बने रहिएगा। पूरे एंजॉय से हम लोग को इस क्लास को देखने वाले हैं, है ना। इस चीज को प्रूव करके आपको दिखाने वाले हैं। तो पूरे क्लास को अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक एंजॉय करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एफ बराबर आर बाई टू। मेरे भाई, सबसे मजे की बात यह है कि इस प्रश्न में इसे देख लो, मतलब इसे देख लो, 6 मार्क्स पक्का हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न है ना, आपको एफ बराबर आर बाई टू, अगर आप इसको सिद्ध कर देते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स पक्का हो जाना है ना। कितना मार्क्स? तो आप भी कहोगे सर 6 मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू सिद्ध करना। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक हम मेरे भाई अवतल दर्पण ले लेते हैं। क्या लेते हैं? तो आप भी कहोगे सर अवतल दर्पण ले लेते हैं। क्या लेते हैं? तो इसके लिए एक अवतल दर्पण लेते हैं। इसके लिए क्या लेते हैं? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपको याद होगा क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह धसी हुई रहती है। अवतल जिसका परावर्तक सतह क्या रहती है? तो मेरे भाई धसी हुई रहती है। तो इसके लिए क्या लेते हैं? फटाफट से एक अवतल दर्पण लेते हैं। फटाफट से क्या लेते हैं? तो आप भी कहोगे सर एक अवतल दर्पण लेते हैं। ये हमारा क्या है? तो आपको याद होगा प्रधान अक्ष। ये हमारा क्या है? तो बच्चे प्रधान अक्ष है। इसके साथ प्रधान अक्ष है और प्रधान अक्ष के साथ ये हमारा क्या है? आपतित किरणें। प्रधान अक्ष से समांतर खींची गई किरण को क्या करते हैं? आपतित किरणें। और आपतित किरणें प्रधान अक्ष से समांतर जो खींचा गया है वो दर्पण से टकराकर किससे होकर लौटेगी? आपके नानी गांव से। क्या? ऐसी बात नहीं है, आपके नानी गांव से नहीं। ये किससे होकर लौटेगी? तो आप कहोगे सर फोकस से होकर लौटेगी। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं? एक अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? तो आप भी कहोगे सर गुरुजी अभिलंब खींचते हैं। एक क्या करते हैं? अभिलंब खींचते हैं। एक क्या करते हैं? तो भाई मेरे अभिलंब खींचते हैं। एक क्या खींच देते हैं? तो अभिलंब। तो इतनी सी बात आपको समझ में आया होगा। इसको हम मान लेते हैं ए बी। इसको क्या मानते हैं मेरे भाई? ए बी। इसको क्या मानते हैं? तो आप कहोगे सर ए बी। ये हमारा ए और बी आपतित किरणें हैं, और बी से सी को जो मिलाया गया है वो क्या है? आपका अभिलंब है। और ये हमारा क्या है? ये आपतित किरण ए बी जो दर्पण से टकराकर वापस लौटेगी, तो मेरे भाई नानी गांव से नहीं घूमेगी, लौटेगी किससे होके? तो आप कहोगे सर फोकस से होके। किससे होके? तो ये हमारा फोकस हो गया। ये हमारा क्या हो गया? फोकस हो गया। तो आप ध्यान देंगे, इतना सा काम कर देना है आपको एक अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण को क्या मान लेते हैं? तो एम डैश हमारा एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव की अगर बात करें तो भाई मेरे ध्रुव क्या है? तो पी है। ध्रुव क्या है? पी है। तो अब बच्चे आपको इतना सा समझ तो होगा कि कोई भी दूरी जो मापी जाती है ना, साइन कन्वेंशन से आप जानते होंगे, चिन्ह परिपाटी के नियम से कोई भी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहने वाले हैं? ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को बच्चे हम क्या कहने वाले हैं? ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम स्मॉल एफ, फोकस दूरी स्मॉल एफ कहने वाले हैं। उसके बाद आपको वक्रता त्रिज्या, ये क्या है? सी, वक्रता त्रिज्या। और ये हमारा क्या है? ध्रुव। वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की दूरी को हम जो बोलने वाले हैं वो क्या बोलने वाले हैं? तो कैपिटल आर, दैट मींस वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता केंद्र सी है। ये क्या है? वक्रता केंद्र सी। और मेरे भाई ध्रुव से अगर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को मापोगे तो वो क्या होगा हमारा? तो वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बोलने वाले हैं इसको। और आप समझ गए होंगे पी से एफ के बीच की दूरी को यानी फोकस दूरी स्मॉल एफ से सूचित करने वाले हैं। तो जो भी काम किए हैं इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। क्या करते हैं बच्चे मेरे? लिख लेते हैं। आप भी क्या करोगे? साथ साथ नोट करने की कोशिश करोगे, लिखोगे साथ साथ। तो चलिए मेरे भाई इसको क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। एम डैश एक अवतल दर्पण है। एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी वक्रता केंद्र सी, जिसका वक्रता केंद्र सी है। ए बी आपतित किरण है। आप देख पा रहे हो ए बी क्या है मेरे भाई? तो आपतित किरण। ए बी आपतित किरण है। ए बी आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से क्या मेरे भाई? तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? तो आप कहोगे सर गुरुजी एफ से होकर गुजरती है। आशा करते हैं कि इतना चीज आपको समझ में आया होगा। मेरे भाई कुछ नहीं है, एम डैश एक अवतल दर्पण माने हैं जिसका ध्रुव क्या है? पी है, वक्रता केंद्र क्या है? सी है।
और ए भी एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष, ए भी जो आपतित किरण है जो क्या है, प्रधान अक्ष से समांतर है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और ये दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? तो मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। यहां तक हम लिख लेंगे। साथ ही क्या किया है, बी से सी को मिलाया, यहां पे लिखना है बच्चे, साथ ही बी को सी से मिलाया, जो कि क्या है मेरे भाई, जो कि अभिलंब है, जो कि क्या है मेरे भाई, तो अभिलंब है। साथ ही क्या किया गया है, बी से सी को मिलाया गया है, जो कि क्या है, अभिलंब है। अब आगे क्या लिखना है, तो आगे ये लिखना है जो काम किया गया है। तो आप जानते हो मेरे भाई, यहाँ पे जो आपतित किरण, ये क्या है हमारा आपतित किरण, और ये क्या है हमारा अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, बोलो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में जाकर के कि क्या कहते हैं इसको। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण आई, और आपतित के बाद ये क्या हो, परावर्तित किरण, ये क्या है हमारा बी एफ, परावर्तित किरण है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को ऐसे ही हम क्या कहते हैं, अब परावर्तन कोण, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, तो परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो ये हमारा आपतन कोण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, परावर्तन कोण, है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो जिस चीज को यहाँ पे लिखे हैं उन चीज को क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो चूंकि आपतन कोण यानी एंगल आई बराबर क्या लिख सकते हैं, आपतन कोण आई को क्या बोल सकते हैं, तो ए बी सी। आपतन कोण क्या है मेरा, ए बी सी, देख सकते हो आप, ए बी सी, ये जो बन रहा है आपतन कोण ए बी सी। और परावर्तन कोण को किससे सूचित किया गया, एंगल आर से। और परावर्तन कोण बन क्या रहा है, तो कोण परावर्तन कोण आर यहां बन रहा है, आप देख सकते हो। तो सी बी एफ क्या हम बोल सकते हैं, CBF ऐसे बन रहा है। तो यहाँ C है, यहाँ B है मेरे भाई, यहाँ F है, यहाँ पे आपको परावर्तन कोण R बन रहा है। तो CBF इसको बोल सकते हैं, CBF, इसका जरूरत है आगे। इसके साथ साथ हम क्या किए हैं, तो यहाँ पे P से F, PF दूरी को क्या बोल सकते हैं, तो वह फोकस दूरी, PF की दूरी को क्या बोल सकते हैं बच्चे, तो आप कहोगे सर फोकस दूरी क्या, तो मेरे भाई PF, और PF को क्या माने हैं, स्मॉल f। इसके साथ साथ आप देख सकते हो PC, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी के वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो आप पढ़े होंगे सर, वक्रता त्रिज्या। और इसको सूचित किससे करते हैं, PC से। ये कितना हो गया, कैपिटल R। उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है मेरे भाई, जो फिगर में है उन्हीं चीज को यहाँ पे लिखे हैं। हमारा आपतन कोण आई बन रहा है, ABC आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण R बन रहा है, CBF क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। इसके साथ आप कह सकते हो मेरे भाई, अच्छे से सर समझ में आ रहा है कि P से F के बीच की दूरी यानी फोकस दूरी स्मॉल f माने हैं ध्रुव से, फिर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को कैपिटल R वक्रता त्रिज्या माने हैं। आशा करते हैं कि यहाँ तक चीजें समझ में आया होगा। अब आपको ये देखना है कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो मेरे भाई आपको प्रश्न ही बनता है कि f बराबर r/2 सिद्ध करना है। क्या करना है, f बराबर r/2। तो चलिए स्लाइड को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, और f बराबर r/2 को सिद्ध करना है। तो इस बात को हम यहाँ पे लिखते हैं, इस बात को क्या करेंगे मेरे भाई, लिखेंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पे ये बात लिखना है। अगर हम मार्कर का कलर चेंज कर लें तो आपको और बेटर लगेगा। ये हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि f बराबर r/2, स्मॉल f बराबर कैपिटल R/2। ये हमें मेरे भाई सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करके दिखाना है, कमेंट में फटाफट से जवाब दीजिएगा मेरे भाई। क्या सिद्ध करके दिखाना है, तो f बराबर r/2 सिद्ध करके दिखाना है। याद होनी चाहिए, 6 मार्क्स का पक्का प्रश्न बनता है, और आप इंजॉय करके इनको आप पूरा देखेंगे, है ना। तो f बराबर r/2 सिद्ध करना है। तो चलिए सर लग जाते हैं तांडव करने के लिए, मतलब f बराबर r/2 को प्रूफ करने के लिए। तो इसके लिए हमें एक प्रमाण की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, तो प्रमाण की। प्रमाण किसको बोला जाता है, तो बच्चे प्रूफ, है ना। क्योंकि आप कभी अगर गलत हैं या सही हैं, इसको प्रूफ के साथ ही बता सकते हैं कि मेरा ये प्रूफ है, ये प्रमाण है। इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि भाई हम गलत नहीं है या फिर हम गलत है ना। तो चलिए हम प्रमाण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो प्रणाम नहीं भाई मेरे, प्रमाण इसकी बात करते हैं, तो प्रमाण की। और जानते हो दोस्तों, प्रमाण में उन चीज को लेना पड़ता है जो पहले से प्रमाणित होता है। तो हम ले लेते हैं परावर्तन के नियम से। किससे, तो आप कहोगे सर परावर्तन के नियम से। यहाँ पे लिखने वाले हैं गुरुजी परावर्तन, ये तो परावर्तन के नियम से। किससे, तो परावर्तन के नियम से। और जानते हो बच्चे, परावर्तन का 2 नियम होता है, लेकिन परावर्तन का दूसरा नियम यहाँ पे हमें लेना है। यहाँ पे हमें कौन लेना है, तो परावर्तन का दूसरा नियम। कौन सा नियम, परावर्तन का दूसरा नियम। स्लाइड को थोड़ा और ऊपर करते हैं, फिर हम समझाते हैं आपको। परावर्तन का दूसरा नियम यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, तो बच्चे आपको सर परावर्तन का दूसरा नियम। तो याद है सर, परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। क्या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो आप कहोगे सर जी गुरुजी ये आप सही बोल रहे हो कि परावर्तन का दूसरा नियम जो होता है वो आपतन कोण बराबर क्या होता है मेरे भाई, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो चलिए उस चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण।
आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होगा मेरे भाई, परावर्तन कोण। तो भाई मेरे आप जानते हो आपतन कोण को क्या माने हैं फिगर में, फिगर में अगर हम जाके देखें आपतन कोण को, तो आप आइए फटाफट से देखते हैं आपतन कोण को क्या माने हैं। तो ध्यान से अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपतन कोण को क्या माने हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चे, आपतन कोण को हम क्या माने हैं, तो यहाँ पे ही है हमारा, कोई दिक्कत हड़बड़ाहट की बात नहीं होनी चाहिए, शांति से एकदम बिल्कुल ठंडे दिमाग से चीजों को सीखेंगे। आपतन कोण के बदले में हम कोण आई मतलब एबीसी लिख सकते हैं। कौन क्या है, एबीसी। कौन क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो आप कहोगे सर कोण एबीसी क्या लिख सकते हैं, तो जवाब दोगे कोण एबीसी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बहुत ही ठंडे दिमाग से लिखो यहाँ परावर्तन कोण। परावर्तन कोण के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर एंगल यानी कोण सीबीएफ। सीबीएफ। कितने बच्चे को ये चीजें समझ में आया, कितने बच्चे को ये चीजें समझ में आया। परावर्तन का दूसरा नियम से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ करने वाले हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है गुरुजी, दूसरा नियम परावर्तन का। तो आपतन कोण हमारा कितना है, एबीसी, और परावर्तन कोण हमारा कितना है, सीबीएफ। इसको मान लिए समीकरण ए। एनी प्रॉब्लम किसी बच्चे को, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहानी को आगे बढ़ाएं मेरे भाई। चलिए सर आगे करते हैं। तो आगे हम दूसरा एक कॉज लेते हैं। दूसरा क्या लेते हैं, तो यहाँ पे सर लिखते हैं चूंकि अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप गौर से आकृति को देखोगे, तो मेरे भाई आकृति पे ही डिपेंड करता है। गौर से अगर आकृति को देखोगे तो वहां आकृति में आपको ये चीज स्पष्ट होगा, जरा देख लीजिए आप यहाँ पे कि ए बी क्या है, ए बी समांतर है पीसी का। आप देख पा रहे हो कि ए बी समांतर है पीसी का। अगर मेरे भाई आपको ये बात बोले कि ये ए बी है, ये क्या है, ए बी है, ये क्या है, ए बी है, और ये क्या है, पीसी है। यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्या है, पी है, यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे क्या है, सी है, पीसी है। तो ए बी समांतर है किसका, पीसी का। क्या है कि नहीं है, समांतर का मतलब क्या, रेल का पटरी, दोनों के बीच की दूरी इक्वल होना चाहिए, है ना, कहीं से भी बीच का दूरी सेम होना चाहिए। तो ए बी क्या, पीसी का समांतर है। आप देख पा रहे हो ये ए बी जो लाइन है वो समांतर है किसका, पीसी के। तो पीसी का समांतर है। इसके साथ साथ बीसी उनसे मिलता है। बीसी यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो बीसी क्या किया गया है, उनसे मिलता है लिखा गया है। बीसी उनसे मिलती है लिखा गया है ना। और आप देख भी सकते हो बीसी क्या हो रहा है, उनसे मिलती है। किससे, तो ए बी समांतर पीसी है और बीसी उनसे मिलती है, बीसी उनसे मिलती है। मेरे भाई इस कोण की बात करें तो यही कोण यहाँ पे रखा गया है, कोण आई। और इस कोण की बात करें तो मेरे भाई कौन सी, यहाँ पे, यहाँ आप नोटिस कर सकते हो, है ना। और एक और चीज अगर बात करें इसमें, एक और चीज अगर बात करें तो ये एफ जो है, एफ पी के बीच में ही, पीसी के बीच में ही एफ है, पीसी के बीच में ही क्या है बच्चे, एफ है। ये भी एफ लिखा गया है, तो जरा लिख लेते हैं इसको। और एफ को भी मिलाया गया है इस तरह से, एफ को भी मिलाया गया है इस तरह से, एफ को भी क्या किया गया है, इस तरह से मिलाया गया है। कोई दिक्कत, तो नो सर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या है, कोण आर है, यहाँ पे क्या है, कोण आर है। तो जरा इस फिगर को आप गौर से देखेंगे और चीजों को लिखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को क्या करते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ाते हैं। और यहां पे जरा देखिएगा, तो हम एबीसी बराबर कोण सीबीएफ समीकरण 1 मान चुके हैं। और आगे की काम करने के लिए हम जो लिखने वाले हैं वो क्या लिखने वाले हैं, तो आप कहोगे सर वो क्या लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि AB समांतर है PC का, तो ये बात को यहाँ पे लिख देना है। क्योंकि AB समांतर का चिन्ह देंगे किसका है, तो PC, AB समांतर PC तथा BC उनसे मिलती है, BC उनसे मिलती है। BC क्या करती है, तो उनसे मिलती है। तो मेरे भाई आप देख सकते हो कि आपको फिगर से ही काट के इसको रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या किया गया है, AB समांतर है PC का और BC क्या उनसे मिलती है। सच में मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो बिल्कुल आप कहोगे सर गुरुजी मिल रही है। उसी फिगर को हम काट करके आपको अच्छे से दिखाने के लिए यहाँ रखे हैं। चलिए अब यहाँ पे अगर ऐसा बात है AB समांतर है PC का, तो मेरे भाई क्लास 9th का गणित का एक आपको थ्योरी यहाँ पे एंट्री मारता है। यहाँ पे किसकी, तो यहाँ पे गणित घुसती है, फिर फिजिक्स में गणित घुसती है। और जब फिजिक्स में गणित घुसती है तो बच्चे वहां पे आपको पता होगा कि यहाँ पे ये क्या है, समांतर है। AB क्या है, PC के समांतर है। और समांतर जब होता है मेरे भाई, जब भी कभी दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो आपके क्लास 9th में ये पढ़े होंगे। आप कहोगे सर अच्छे से नहीं पढ़े हैं मेरे भाई, आप कहोगे सर अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो कोई चिंता नहीं करना है, बिल्कुल शांति से आप हम जो कर रहे हैं उसको तो सुनो सही, है ना। तो अगर आप क्लास 9th में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो सुनना तो चाहिए ना आपको, तो अच्छे से सुनिए आप हम जो करने वाले। तो क्लास 9th की ये गणित की यहाँ एंट्री होती है, क्लास 9th की गणित घुसती है फिजिक्स में, तो क्या हो जाता है बच्चे फिजिक्स का हल। तो यहाँ देखो आप, अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा क्या करती है, समांतर रेखा को काट के निकलती है, तो बच्चे क्या होता है कि यहाँ पे अंतः एकांतर कोण, अब आपको याद आया होगा, अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंतः एकांतर कोण कौन कौन बन रहा है, ये भी तो हमारा समांतर लाइन है, समांतर रेखा है ना। समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, जिसको नाम BC बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे यहाँ पे कोण I जो है बराबर हो जाएगा कोण इसका, मतलब आप कह सकते हो कोण ABC बराबर कोण BCF। आप समझ रहे हो, कोण ABC बराबर कोण BCF। तो इस बात को हम लिख लेंगे, तो इसीलिए कोण ABC बराबर कोण BCF समीकरण मान लेंगे इसको मेरे भाई 2। आप देख सकते हो ये किससे हुआ है, तो इसका आप अगर समझाना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके बारे में किससे हुआ, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। क्लास 9 की गणित घुसती जब फिजिक्स में, तो एकांतर कोण से इस तरह से आप लिख सकते हैं ABC बराबर BCF।
तो अब क्या करते हैं, नौ मेरे भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो चलिए नौ समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। बच्चे गणित और फिजिक्स ना एक दूसरे के बदौलत ही चलती है ना, एक दूसरे के बदौलत ही चल पाती है। तो आप गणित के सहारे लेकर के ही फिजिक्स को समझ सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, जब मेरे भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखने गए तो समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। आप कहोगे जी गुरुजी समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो समीकरण 1 का एलएचएस पक्ष देखो आप एबीसी, कौन एबीसी, और समीकरण 2 का भी एलएचएस पक्ष देखो आप, तो कौन एबीसी। तो मेरे भाई ये क्या हो गया कि एलएचएस बराबर हो गया। आप क्या कहोगे सर एलएचएस बराबर हो गया। अगर मेरे भाई समीकरण में एलएचएस बराबर होता है तो इसका मतलब आरएचएस भी बराबर होता है। अगर समीकरण में एलएचएस बराबर होता है तो आरएचएस भी क्या होता है, बराबर होता है ना। नेहा बोलेगी सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, नेहा क्या बोलेगी सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको बताना है बच्चे कि आप देख लो ध्यान से कि अगर हम कहेंगे 8 बराबर क्या है, x है, कल को 8 बराबर क्या है, y है, तो नेहा को बोलेंगे क्या x बराबर y हो सकता है क्या, x बराबर y हो सकता है क्या। तो वो बोलेगी कि गुरुजी अब अच्छे से समझ में आ गया, मेरा गणित थोड़ा है ना वीक है, अब हमें समझ में आ गया। 8 बराबर अगर x है या 8 बराबर y है तो क्या 8 बराबर x और 8 बराबर y है, तो क्या x को जितना मिला है y को भी उतना ही मिला है। इसका मतलब x y के क्या है, बराबर है, एक्स वाई के क्या है, बराबर है। तो इससे आपको समझ को डेवलप करके यहां समझना है कि अगर एलएचएस मेरे भाई बराबर है तो क्या हम कह सकते हैं दावे के साथ कि आरएचएस भी बराबर होगा। तो आपको बिल्कुल सर आरएचएस भी बराबर होगा। तो यहाँ पे इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे हो क्या जाएगा, तो एंगल सीबीएफ बराबर हो जाएगा एंगल बीसीएफ के, एंगल बीसीएफ के। और मजा आ गया सर, कहानी यहाँ पे क्या बनने वाला है इसको आप गौर से देखिए। तो आप समझ गए कि अगर एलएचएस बराबर होता है समीकरण का तो आरएचएस पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, तो आप देखें कि नेहा को किस तरह से गुरुजी आपका समझाएं। तो फिर अच्छे से ठंडे दिमाग से समझ में आ गया कि हाँ सर एलएचएस बराबर होता है तो आरएचएस भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्योंकि आप देख रहे हो 8 मिठाई अगर एक्स को मिला है तो 8 ही मिठाई वाई को भी मिला है। तो इसका मतलब क्या, अगर हम पूछें कि दोनों को कितना मिला है तो दोनों को बराबर मिला है, यानी x बराबर y बराबर क्या 8, दोनों को बराबर मिला है। तो आप कह सकते हो तो यहाँ पे क्या हो गया, तो इसी तरह से ये आरएचएस पक्ष भी बराबर हो गया। और मजे की बात ये है मेरे भाई, गौर से अगर देखेंगे तो मजे की बात ये है कि अगर इन दोनों को हम देखेंगे, इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो आप क्या इनसे समझ में आ रहा है आपको CBF और BCF, यानी CBF का मतलब क्या, CBF का मतलब कोण B की बात हो रही है बच्चे। CBF का मतलब किस कोण का बात हो रहा है, तो कोण B की बात हो रही है। अब BCF का मतलब कौन कौन का बात हो रहा है, तो कोण C की बात हो रही है। तो आप आओ जरा फिगर में देखते हैं B और C कहाँ है, कोण B और कोण C कहाँ है। तो आइए सर फिगर में हम लोग क्या करते हैं, इन चीज को देखते हैं, कोण B और कोण C कहाँ है, कोण B और कोण C कहाँ है। तो अगर मेरे भाई कोण B और कोण C को देखने गए, इसी फिगर को काट के यहाँ पे रखे हैं, तो आइए आप जो मेन फिगर है उसी में देख ले जरा। अगर मेरे भाई आप क्या करो, कोण B और कोण C की बात करो, तो कोण B और कोण C कहाँ है, तो कोण B ये हमारा रहा, हाँ या ना, कोण B हमारा कौन रहा, ये कोण B हमारा कौन रहा, तो मेरे भाई कोण B हमारा ये रहा। आप गौर से देखोगे कोण B हमारा क्या रहा, ये रहा, और कोण C कौन रहा, ये रहा कोण C। अगर मेरे भाई कोण B और कोण C क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, कोण B और कोण C बराबर हो रहा है, तो कोण B और कोण C बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हो, अगर हम BCF की बात करें, किसकी, तो BCF क्या है, एक ट्रायंगल के अंदर की कहानी है मेरे भाई। BCF क्या है, एक ट्रायंगल के अंदर की कहानी। इसी फिगर को आपको यहाँ पे हम दिखाए हैं। तो BCF ये एक त्रिभुज के अंदर की कहानी है, और त्रिभुज के अंदर में आपको कोण B और कोण C क्या हो रहा है, आपस में बराबर हो रहा है। तो भैया आप क्लास 9 से ये चीज भी दिमाग में याद रखेंगे कि वहां पे आप सीखे हैं गणित में, जब गणित घुसती है फिजिक्स में, तो इससे क्या हो जाता है, कोण B और कोण C अगर बराबर है तो इसके सम्मुख कोण, यानी सम्मुख कोण, ये कोण बराबर है तो सम्मुख भुजा भी इसका क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा भी इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आया। अगर मेरे भाई इसको काट के यहाँ पे रखें तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, यहाँ C है और यहाँ क्या है, B है, और यहाँ क्या है, F है, यहाँ क्या है, F है, और C पे क्या बन रहा है, यहाँ ये कोण बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, तो ये कोण, आप जिसको R लिखे हो। अगर मेरे भाई गुरुजी आपको क्या सिखा रहे हैं, क्लास 9th की गणित जब घुसती है यहाँ पे, तो ये देखो क्या हो जाता है कि अगर ये कोण और ये कोण बराबर है, क्योंकि हम यहाँ तक आ चुके हैं, आप देख चुके हैं, तो अगर ये दोनों कोण बराबर है तो आप क्या याद रखेंगे, इसकी सम्मुख भुजा भी क्या होता है मेरे भाई, बराबर होता है। इसका मतलब FC बराबर हो जाएगा BF का, या फिर BF बराबर हो जाएगा FC का। तो भाई मेरे इससे तो ये मजे की बात आ गई कि इसका मतलब तो दो भुजा अगर बराबर हो गया तो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये कौन सी त्रिभुज हो गया, तो आप कहोगे सर समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो चलो कहानी बन गया यहाँ पे मेरे प्यारे भाई। आप कहोगे सर अगर कोण दोनों आपस में बराबर है तो इसका क्या होगा, तो गुरुजी आप शांति से कहोगे इसका सम्मुख भुजा भी बराबर होगा, और अगर सम्मुख भुजा बराबर हो गया तो आप सीधी सी बात बोल सकते हो, इसका मतलब BF FC के क्या हो गया, बराबर हो गया। उम्मीद करते कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो BF बराबर क्या हो गया, FC हो गया। तो चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं।
तो बी एफ बराबर एफ सी। सबसे पहले तो ये क्या हो गया, तो अगर बी एफ बराबर एफ सी हो गया तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि दो भुजा अगर बराबर है तो ये दो भुजा किस त्रिभुज में बराबर होता है, याद है आपको, इतनी सी तो पता होनी चाहिए। दो भुजा अगर बराबर होता है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, मतलब द्विबाहु समान, कितनी बाहु, दो द्विबाहु, तो दो भुजा अगर बराबर होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। तो कहानी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या हो गया मेरे भाई, तो आप कहोगे सर समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये क्या हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो चूंकि तो ये BCF जो है हमारा, BCF यहाँ पे जो लिखे थे BCF, तो BCF क्या हो जाता है हमारा, BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर मेरे भाई समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्यों है समद्विबाहु त्रिभुज, तो क्योंकि कोण B और कोण C बराबर है। अगर एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो उसका सामने वाला भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है, ऐसा हम वहां पे समझा चुके हैं। तो उसके सामने वाला भुजा भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अगर मेरे भाई सामने वाला भुजा बराबर हो जाता है तो उसका भुजा बराबर हो जाता है। अगर दो कोण बराबर है तो क्या हो जाता है, दो कोण बराबर होता है तो उसका सामने वाला भुजा बराबर हो जाता है, और सामने वाला भुजा अगर बराबर होता है तो उसका, इसका मतलब क्या हो जाता है, BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके आधार पे हम लोग बोल सकते हैं भुजा बराबर कौन कौन हुआ था, तो आप देख सकते हो BF बराबर FC, BF बराबर FC। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या मेरे भाई, BF बराबर FC। इसीलिए BF बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर FC लिख सकते हैं। तो BF बराबर क्या लिख सकते हैं, तो मेरे भाई FC लिख सकते हैं, BF बराबर FC। इसको मान लेंगे समीकरण 3, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3, और कहानी को आगे बढ़ाएंगे, और कहानी को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आया होगा। सिंपल सी कहानी था सर क्लास 9 का, कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा, इस बात को इसलिए हम बार बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, अगर किसी त्रिभुज की, जैसे ये एक त्रिभुज है, बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं, ये एक त्रिभुज है, जैसे अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर, दो कोण सॉरी, अगर किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर होता है तो इसके सामने वाला भुजा भी क्या हो जाता है बच्चे, बराबर हो जाता है। और अगर सामने वाला भुजा बराबर हो गया दोनों के, तो इसको सम्मुख भुजा बोला जाता है। अगर दो कोण बराबर है तो सम्मुख भुजा भी बराबर होता है। अगर मेरे भाई दो भुजा बराबर हो जाता है तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो अब कहोगे हाँ सर अब पल्ला पड़ा हमें कि वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो मेरे भाई समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो इसीलिए हमारा BF किसके बराबर हो गया, FC के बराबर। BF किसके बराबर हो गया, FC के बराबर। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आया होगा। तो BF FC के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ क्या मानना है, यदि हम ये मान के चलते हैं बच्चे, क्या मान के चलते हैं, तो चूंकि यदि दर्पण यदि दर्पण बहुत छोटी हो, बहुत छोटी हो, तो यदि दर्पण बहुत छोटी हो तो B बिंदु को P पर माना जा सकता है। हमने क्या लिखा यहाँ, यदि दर्पण बहुत छोटी हो तो B बिंदु को P पर माना जा सकता है, B बिंदु को P पर माना जा सकता है। तो मेरे भाई B बिंदु को P पर माना जा सकता है, B बिंदु को P पर माना जा सकता है। तो आइए जरा फिगर में देखते हैं, ये चीज जो लिखे, यदि दर्पण बहुत छोटी हो तो B बिंदु को कहां पर, P पर माना जा सकता है। तो इसको हम कहां देखने वाले हैं, तो आप कहोगे सर फिगर में, क्योंकि बिना फिगर से आप चीजों को समझ नहीं सकते हैं। तो कहां गया मेरा फिगर, ये रहा हमारा फिगर। तो बच्चे हम क्या लिखे हैं कि अगर दर्पण बहुत छोटी हो, अगर ये दर्पण क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, दर्पण क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, मानो आप इस पे चढ़ के क्या किए हैं, इसको हुमस दिए हैं, इस पे चढ़ के क्या किया है, इसको हुमस दिए हैं। जैसे ही इस पे चढ़ के M पे चढ़ गए हो, दर्पण पे यानी ऊपर वाले टॉप पे, इसको चाप दिए हो, तो चापोगे तो ये दर्पण बहुत छोटा हो जाएगा। अगर जैसे ही ये दर्पण बहुत छोटा होगा तो B बिंदु को क्या P पे मान सकते हो आप कहोगे बिल्कुल सर B बिंदु को P पे माना जा सकता है। अगर ये दर्पण को चाप दोगे, बहुत छोटा हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हो कि अगर बहुत छोटा होगा तो ये B बिंदु कहां पे आ जाएगी, तो P पे। तो B बिंदु को P पर मान सकते हैं हम, हाँ या ना, बिल्कुल सही। तो B बिंदु को P पर माना जा सकता है, क्योंकि आपको बार बार बोल रहे हैं दर्पण क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। अगर दर्पण बहुत छोटा हो जाए तो उस स्थिति में B किस पे चपक के आ जाएगा, तो B चपक के आ जाएगा P पे। तो इस स्थिति में इसको हम तब क्या कर सकते हैं, इससे फायदा क्या है दोस्तों, तो B बिंदु को P पर अगर हम मान सकते हैं, तो जहां पे हम BF बोल रहे थे, क्या हम उसको हम PF बोल सकते हैं, क्यों, तो तब तो इस दोनों में अंतर ही नहीं रहेगा, B और P में कोई अंतर रहेगा, बिल्कुल अंतर नहीं, क्योंकि B बिंदु किस पे आ जाएगा, सरक के, तो B बिंदु सरक के P पे आ जाएगा। जब P पे आ जाएगा तो जिसको आप BF बोलते थे पहले, उसको हम क्या बोल देंगे, PF बोल देंगे, और जिंदगी में BF का लोचा भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, मजा आ रहा है। तो ये BF जिसको बोलते थे उसको हम अब PF बोल सकते हैं, क्यों, तो ये वाला लाइन किस पे आ जाएगा, सरक के चापने के बाद यहाँ P पे आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, B बिंदु को किस पे, P पे अगर मान सकते हैं तो इससे फायदा क्या होगा, तो BF को हम PF बोल सकते हैं, BF को हम क्या बोल सकते हैं, तो PF। चलिए सर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। BF को आप क्या बोल सकते हैं, तो PF बोल सकते हैं। BF को आप क्या बोल सकते हैं, तो मेरे भाई BF को अब PF आप बोल सकते हो, बोलो हाँ या ना, BF को आप PF बोल सकते हो। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। नाउ
9 समीकरण समीकरण 3 एवं 4 से 3 एवं 4 से अगर हम फिर से समीकरण 3 और 4 की बात करें तो नेहा जी आप ध्यान से देखोगे तो वही बात आ रहा है यहाँ पे LHS दोनों समीकरण का बराबर है, मतलब BF BF के बराबर है, BF BF के बराबर है, इसका मतलब FC PF के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब RHS भी बराबर होगा क्या? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आपको समझाए थे, है ना। या अगर समीकरण का LHS पक्ष बराबर होता है तो इसका मतलब RHS भी क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। बोलो हाँ या ना, मजा आ रहा है? चलो सर, तो लाइक भी कम से कम करा करिए मेरे भाई, है ना। आपके लिए इतनी सी मेहनत हो रहा है तो आप तो ये तो बनता है मेरे भाई। तो PF बराबर FC हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, PF बराबर FC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसीलिए हम कह सकते हैं गुरु जी PF बराबर FC, PF बराबर क्या कर सकते हैं, FC कर सकते हैं। PF बराबर क्या सकते हैं, कैसे? तो LHS पक्ष बराबर है, जब LHS पक्ष बराबर है तो इसका RHS भी क्या हो जाएगा, इसका RHS भी मेरे भाई बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए PF बराबर FC हम बोल सकते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर PF FC बराबर हो गया तो दर्पण क्या था हमारा, तो दर्पण तो यही था, जरा सा देख लीजिए, ऐसा ही दर्पण था। ये था A, ये था B और ये था क्या F और ये था क्या आपका C और इससे इसको मिलाया गया था BC, है ना। तो ये हमारा दर्पण था, ये कोण I था और ये कोण हमारा R था, तो ये हमारा दर्पण था। तो अगर PF बराबर FC तो PF यहाँ हमारा P था, PF बराबर FC हो गया है, तो मतलब PF और FC दोनों दूरी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो मेरे भाई अगर हम लिखना चाहें, जरा गणित की दिमाग लगाओ यार, है ना। गणित ही क्या करती है, आपकी दिमाग को ना शार्प बनाती, तेज बनाती है। तो जरा गणित के धार वाले दिमाग से सोचो। यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि PF और FC बराबर है, क्या बोल रहे हैं, PF और FC बराबर है, ध्यान से सुनो, PF और FC बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से नहीं सुनोगे तो पल्ले नहीं पड़ेगी, है ना। कुछ लगेगा कि चमत्कार हो गया, और साइंस में गणित में चमत्कार होता नहीं है, वो सब कुछ करके दिखाया जाता है ना। तभी तो आप जानते रहते हो, फिर भी चीजों को क्या करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। ये होती है गणित, है ना। तो गणित की एंट्री इस फिजिक्स में हो रही है अभी। तो मजे की बात ये है, ध्यान से सुनो, PF बराबर है FC का। तो भाई मेरे PF और FC बराबर है, मानो ये PF की टुकड़ा और ये FC की टुकड़ा, ये PF की टुकड़ा और ये FC की टुकड़ा, FC की टुकड़ा, ये दोनों टुकड़ा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सर बराबर बोल रहे हैं। कैसे? तो कैसे, जहां तक हम पहुंचे हैं उस निष्कर्ष से, है ना। ये दोनों टुकड़ा अगर आपस में बराबर है तो क्या हम इस बड़े वाली टुकड़ा की अगर बात करें दोस्तों, क्या बोल रहे हैं ना, अगर हम इस बड़े वाली टुकड़ा की बात करें, बड़े वाले PC की बात करें, तो क्या हम PC के बदले में PF प्लस FC लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप पूरा टुकड़ा यहां से यहां तक PC देख रहे हो तो PC को क्या हम दो टुकड़ा में नहीं बांट सकते हैं? कैसे? तो PF प्लस FC, अरे उसी का ना भाग है ये PF भी FC भी। तो आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, आप इतना समझा रहे हैं कि, है ना, मरी हुई आत्मा को भी फिजिक्स समझ में आ जाएगी। तो चलो ध्यान देखो यहाँ पे, तो PF और FC क्या है, बराबर है। तो अगर हम PC को लिखना चाहें तो PC को क्या लिख सकते हैं, PF प्लस FC। मजा आ गया सर, PF प्लस FC, PF प्लस FC, PF प्लस क्या हो जाएगा, FC। और बच्चे मजे की बात यह है, यहाँ पे ध्यान से देखो, मजे की बात यह है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो एक बार देख लो बच्चे, तो PF बराबर FC, आप क्या बोले थे, PF प्लस FC, तो ये दोनों मिलके क्या होता है PC, तो PF और FC मिल करके क्या हो जाता है, बड़े वाला टुकड़ा PC हो जाता है। तो मजे की बात ये है बच्चे, यहाँ पे सो द इंप्लाइज ऑफ हम क्या लिखने वाले हैं, तो PC को PC ही रहने देंगे, अब PF को PF ही रहने देंगे। क्यों भाई? तो क्योंकि PF का मान पता था वहां पे, है ना। PC के FC के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, FC क्या है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन PF के बारे में अगर हम पूछें आपसे PF क्या माने थे वहां पे, तो आप कहोगे सर फोकस दूरी माने थे, तो PF पता है। PC के बारे में पूछे तो आप जवाब दे सकते हो सर वक्रता त्रिज्या PC कैपिटल R, है ना, आप ऊपर जाके देख सकते हो। लेकिन FC के बारे में कोई नाम ठिकान नहीं है, FC के बारे में कोई नामो ठिकान नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है। ये FC क्या है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि FC को लिपटाने का। तो FC के बदले में हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चे FC के बदले में हम पहले तो, है ना, इसीलिए तो मजे की बात होती है पढ़ाई लिखाई, तो हम इसके लिए तो पहले ही इंतजाम करके रखे हैं कि हम अगर FC को ना लिखना चाहें तो FC के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर PF लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना, FC के बदले में आप क्या लिख सकते हो, PF। क्यों? क्योंकि मेरे भाई दोनों बराबर है, जिसका जरूरत है उसको आप लिख सकते हो। तो FC के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, PF। तो ये PF हमारा ठीक है, PF प्लस, लेकिन क्या, FC के बदले में हम क्या लिखेंगे, PF। FC के बदले में हम क्या लिखेंगे, PF। और कहानी की द एंड होती है बच्चे, सो द इंप्लाइड ऑफ PC बराबर PF प्लस PF, कितना PF, तो आप कहोगे सर 2 PF, कितना PF, 2 PF, कितना PF, तो आप कहोगे सर 2 PF, है ना। चलिए सर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और फिर हम आपको समझाते हैं, है ना। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि PF यानी एगो PF है, यहाँ पे नहीं कुछ, तो यहाँ पे फिर एगो PF है, तो दोनों मिलकर कितना PF हो जाता है, तो बच्चे आप जवाब दोगे, गणित की छोटी सी कहानी है, यहाँ PF 2 हो जाता है गुरुजी, 2 PF हो जाता है। और मजे की बात ये है, इसीलिए मेरे भाई PC को क्या माने थे, तो आप कहोगे सर PC को क्या माने थे, कहानी खत्म हो गई तो जरा मार्कर हम चेंज कर लें,
तो पीसी को क्या माने थे, आपको याद है पीसी को हम क्या माने थे, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, है ना। ये पीसी को क्या माने थे, यहाँ तो है ये पीसी, और इस पीसी को क्या माने थे, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, और पीएफ को क्या माने थे, यहाँ पीएफ को स्मॉल एफ, पीएफ को क्या माने थे, स्मॉल एफ। तो बच्चे पीसी के बदले में हम क्या दे सकते हैं, पीसी के बदले में कैपिटल आर दे सकते हैं गुरुजी, बिल्कुल आप कहोगे जी गुरुजी। 2f पीएफ, पीएफ के बदले में हम क्या दे सकते हैं, तो पीएफ के बदले में हम स्मॉल एफ दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होगी, है ना। तो ये r बराबर 2f ऐसा हमको प्रूव करना था। आपको सर ऐसा तो नहीं प्रूव करना था, हमें तो ये प्रूव करना था। तो मेरे भाई यही तो लिखा हुआ है ये, है ना। तो आप इसको तो ऐसे भी बोल सकते हो, यही तो ये लिखा हुआ है ना, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो। तो f बराबर आप कहोगे गुरुजी समझ में आ गया, ये 2 को गुना में उधर भेजेंगे तो r के बट्टे में आ जाएगा r/2। अगर मेरे भाई आपको मजा आया ये थ्योरी को प्रूव करने में, सिद्ध करने में, तो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे दोस्तों के पास। और जानते हो मेरे भाई 6 मार्च में पिछले साल ही पूछा गया प्रश्न है ये, है ना। और उम्मीद करते हैं कि अगले साल अगर इसी टाइप का पूछे तो हम आपको समझाने में सफल हुए हो, ऐसा उम्मीद करते हैं आपसे कि आप रिस्पॉन्स देंगे। आप कम से कम इतनी तो बनती है बच्चे, आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर के फटाफट से नहीं कुछ तो दिल तो दे ही सकते हैं, नहीं कुछ तो दिल तो दे ही सकते हैं, फटाफट से आप जाकर के कमेंट में धड़ाधड़ से दिल फेंकेंगे, है ना। और दिल फेंकेंगे जिससे कि हमें समझ में आएगी हमारा समझाना क्या है, मेरा प्रयास क्या है, आपके लिए सफल बनती है ना। तो फटाफट से दिल फेंकेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे। आपके लिए एक पे एक नए नए क्या थ्योरी देने वाले हैं, जिससे कि आगामी परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आज हम अवतल दर्पण में आपको f बराबर r/2 पूरी तरह से सिद्ध करके दिखाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे उत्तल दर्पण में f बराबर r/2, क्योंकि ये साइको है मेरे भाई। अगर अवतल में पूछ लिया है 2024 में, तो हो सकता है मेरे भाई अगला बार किसकी बारी हो। तो आप जानते हो मेरे भाई अगला बार किसकी बारी होगा, तो आपको पता है कि अगली बार आपको हो सकता है उत्तल में पूछ दे, या फिर अवतल में आपको दर्पण सूत्र पूछ दे, या उत्तल में दर्पण सूत्र पूछ दे। लेकिन सारे क्लास के लिए, वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आपको नोटिफिकेशन भी जाएगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अगर आप सब्सक्राइब करोगे, इतनी सारी थ्योरी से आप अगर जब इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, आप भी अपने फिजिक्स में 6 मार्क्स पक्का करना चाहते हैं, तो बच्चे आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से हेल्पफुल रहेगी, है ना। ये तो आपको पूछ लिया गया थ्योरम है, और हो सकता है ऐसा भी होता है रिपीटेशन भी कितना बार पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि ये पूछ लिया है तो पूछेगा नहीं, है ना। तो पूरी जितनी तरह से मेहनत करना है, इसमें जिद्दोजहद करके अच्छे से लिख के उसको प्रैक्टिस करना है, 4 से 5 बार रिपीट करना है, फिर समझ में आ जाएगा वीडियो, है ना। और अगले वीडियो आपके लिए पता है कि ये अवतल में प्रूफ किया है, हम उत्तल में f बराबर r/2 प्रूफ करने वाले हैं। फिर आपको दोहरा दें, अवतल में दर्पण सूत्र, फिर उत्तल में दर्पण सूत्र। तो इन सारी वीडियो के लिए आपको, इन सारी क्लास को एंजॉय करने के लिए आपको चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे भाई बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ये आपका f बराबर r/2 सिद्ध हुआ, है ना। कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं मेरे भाई ये क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट से जाके बताएं कि ये क्लास आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे भाई ध्यान देंगे, अगर आप मेरे भाई क्लास आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो उन माँ के लिए कम से कम माँ लिख करके कमेंट में भेजेंगे, जिस माँ के चलते ये सारा कहानी चलती है ना। कमेंट में फटाफट से माँ 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 की क्या लग जानी चाहिए, है ना, पूरी कमेंट बॉक्स भर जानी चाहिए। तो फटाफट से आप माँ लिखेंगे और इसमें दिल फटाफट से फेंकेंगे, ताकि उन माँ की आशीर्वाद आपके ऊपर भी बना रहे और आप भी अगले बार फिजिक्स में 6 मार्क्स पक्का करके आएंगे। तो चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।